नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सतीश कसेरा जी से, और आज चर्चा करेंगे सबसे पहले व्यापार के विषय में। कैसा चल रहा है व्यापार, क्या बदलाव होना चाहिए व्यापार में, और बजट में व्यापारियों को क्या आकांक्षा थी, क्या अपेक्षा थी और क्या मिला, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर सतीश कसेरा जी से। सतीश जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तिरंगा चैनल का आभार करता हूं, और आज ये आपने जो प्रश्न रखा है वो बड़ा सार्वजनिक प्रश्न है। बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पेश किया, इसमें व्यापारियों की कई मांगे थी जो पूर्ण नहीं हो पाई। जैसे व्यापारी उद्योग लगाने के लिए, लाइसेंस के लिए परेशान रहता है। हम चाहते हैं कि एक गोल सेंटर हो जहां सभी प्रकार के लाइसेंसों के लिए, कभी हमको श्रम विभाग में जाना पड़ता है, कभी दूसरे जगह जाना पड़ता है, कई जगह घूमते घूमते अग्निशमन में जाना पड़ता है, नगर निगम में जाना पड़ता है। व्यापारियों को लाइसेंस एक जगह 30 दिन में, 60 दिन में एक समय नियुक्त कर लें कि हम 30 दिन में व्यापारियों को लाइसेंस दे देंगे। लाइसेंस दे दे तो व्यापार यहाँ से तरक्की करने लगे। यहाँ से कन्फेक्शनरी उद्योग गायब हो गया, यहाँ से छोटे मोटे उद्योग गायब हो जा रहे हैं। आज व्यापारी अपने आप को लाचार सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देखा जाए तो व्यापार ठप सा पड़ा गया। व्यापार चल रहा है, जैसे मंदिर के आसपास देख रहे हैं, कचौड़ी का, पकौड़ी का, मसाला डोसे का, छोटे व्यापार चल रहे हैं। पकौड़ी कचौड़ी लोग बेचना शुरू कर दिए। बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े फर्म, चौक से लेकर गुदलिया तक जाइए, एकदम बंद से पड़े हैं। तो व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि व्यापारियों को सुरक्षा और व्यापारियों को सस्ता लाइसेंस दिया जाए। बैंक आने जाने में व्यापारियों को डर लगता है, रास्ते में छिनैती डकैती हो सकती है। और जो बजट पेश हुआ, उस बजट में आप देखा जाए तो व्यापारियों को कुछ भी नहीं मिला, सामान्य सा बजट रहा। व्यापारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई कि व्यापारियों के लिए हम जमीन देंगे, लोन देंगे, या व्यापार जगत को हम उठाने का प्रयास करेंगे। ये सब कोई बात सरकार ने नहीं की। आप व्यापारी नेता हैं, और खासकर वाराणसी जो एक धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। ठीक है, मंदिर और से कुछ व्यापार यहाँ की प्रगति भी की है, लेकिन अन्य प्रकार के उद्योग आपके हिसाब से कैसे उद्योग लगे, कैसा व्यापार हो जिससे नए पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी मिले? देखिए, बनारस कुटूर उद्योग का हब हुआ करता था। यहाँ नमकीन के कारखाने, नमकीन की दुकानें होती थी, लेमन चूस टॉफी की होती थी। बनारसी साड़ी का बहुत महत्वपूर्ण बाजार था जो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आप देख रहे हैं व्यापार में पान का बनारस का एक अपना पहचान था। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते थे कि एक प्रोडक्ट हर जिले का लॉन्च करेंगे, तो पान भी हमारे यहाँ उद्योग था। मगर अगर छोटे छोटे ऋण देके युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए तो रोजगार बढ़ सकता है। मगर आप देख रहे हैं देश की स्थिति इस तरह है कि हर तरफ मंदिर मस्जिद, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान। आप जैसे किसानों के एमएसपी पे ही देख रहे हैं कि एमएसपी के लिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, और कितने दिन से वो बॉर्डर पर। आज तो अखबार में मैंने पढ़ा कि एक किसान को गोली लगने से उसकी मृत्यु भी हो गई, 12 सिपाही घायल हो गए। तो ये बहुत सी परेशानी आ गई। युवाओं को रोजगार मिले, सरकार युवाओं के लिए कोई योजना, ठोस योजना बनावे। उज्ज्वला, ये नहीं कि उज्ज्वला दे दिया, ये कर दिया, वो युवाओं को नौकरी चाहिए। बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको छोटे छोटे ऋण देकर छोटा छोटा चीज, साइकिल का उद्योग जैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पार्ट्स बनाने के लिए साइकिल के। इस तरह अगर थोड़ा थोड़ा काम किया जाए तो युवाओं को अगर रोजगार मिले तो वो खुद भी करेंगे, उनके साथ 10 लोग काम में भी लगेंगे, इसलिए उसको रोजगार बढ़ेगा। सरकार को इस ओर प्रोत्साहन देना चाहिए कि छोटे बच्चों को, छोटे युवाओं को, छोटे जो आज पास होकर निकल रहे हैं उनको नौकरी दे करके, उनको ऋण दे करके उनको प्रोत्साहित करें। हमारी यह व्यापार मंडल के
मैं बनारस न्यू काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष हूँ। व्यापार मंडल की ओर से भी मैं बराबर मांग करता रहता हूँ कि व्यापारियों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए, जो कि अन्य प्रदेशों में लोग दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी दे, जिससे व्यापारी पनप सके और रोजगार वो कर सके। देखिए, कई चीजों की मांग होती है कि सब्सिडी मिले, फ्री मिले, लेकिन देखिए कोई सरकार अपने घर से नहीं देती है। तो एक समस्या उसमें भी आ जाती है कि अगर किसी चीज पे सब्सिडी देंगे या उसको किसी पे फ्री करेंगे तो किसी चीज का दाम भी बढ़ाएंगे, तो फिर महंगाई भी तो बढ़ेगी किसी न किसी चीजों पे। उसका क्या विकल्प हो सकता है, इस पे जल्दी कोई विचार नहीं करता। तो अगर ये फ्री अगर बिजली देने लगे तो कल को ऐसा होगा कि डिपार्टमेंट के लोगों के पास पैसा इतना नहीं होगा कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें, तो कर्मचारी कहीं टूटेगा, बिजली का कोई समस्या आएगी, कोई फॉल्ट आएगा, तो अगर हमें सैलरी समय पर मिल नहीं रही, हम जल्दी बनाएंगे नहीं, तो ये भी तो समस्या आएगी। तो क्या कोई और विकल्प नहीं है? देखिए चौरसिया जी, तिरंगा एससी की तरफ से आपने महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया माफ कर दिया उद्योगपतियों का। क्यों माफ किया? क्या अधिकार था? उन्होंने बैंक से लोन लिया था, वो गरीब लोगों का पैसा था बैंकों में जमा, लाख करोड़ रुपया वो माफ कर सकते हैं, मगर वो व्यापारी किसानों को दे नहीं सकते। आप महंगाई की बात करते हैं, क्या आज की तारीख में महंगाई कम है? आप 2013 में जाकर देखिए महंगाई क्या थी। 25 रुपया किलो मटर बिकता था, आज 60 रुपया किलो मटर बिक रहा है। रिफाइन, डालडा, सारे चीज कम दाम में रहे, आज दोगुने रेट में बिक रहे हैं। तो महंगाई तो 10 साल में काफी बढ़ी है, मगर महंगाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात इस बात की कर रहा हूं कि लाखों करोड़ों रुपया आप जब माफ कर सकते हो व्यापारियों को, तो आप किसानों को भी उसका हक दे सकते हो। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता सरकार बदली तो आप देखिएगा कि महंगाई पर नियंत्रण होगा, फिर 450 रुपया का वो गैस सिलेंडर हो जाएगा जो आज 1000 में है। ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। सरकार बिजली को ही लेकर के कई नए प्लान ले आए हो, खास उसमें जो सोलर प्लान है, उस सोलर प्लान में सरकार सब्सिडी दे रही है। लगभग अनुमान है कि कृषि के लिए और रूफटॉप सोलर के लिए लगभग 60% के आसपास सब्सिडी दे रही है। इसलिए कि आप आत्मनिर्भर होके अपना घर का बिजली, यहाँ तक खेत में जो पंपिंग सेट चलता है या जिसको सबमर्सिबल कहा जाता है, नए तरह का सबमर्सिबल भी आ गया है जो सोलर से सीधे पानी दे रहा है। तो सरकार प्रयास तो कर रही है किसान अभी आत्मनिर्भर बने, और पानी बिजली आपको मुफ्त की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे फ्री पड़ जाएगा आपको 4 साल 5 साल में। तो सरकार तो अपना प्रयास कर रही है। तो क्या कहेंगे कि क्या सोलर वगैरह इस टाइप की जो सरकार प्लान लाई है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं? देखिए, सरकार की ये सोलर योजना बिल्कुल सफेद हाथी की तरह है, सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में कि हम आएंगे सत्ता में तो 15 लाख देंगे, इसको बाद में जुमला कर दिया। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर वर्ष देंगे, ये भी एक जुमला साबित हो गया। आज 10 वर्ष में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिला? नहीं मिला। तो ये सफेद हाथी होगा सोलर प्लांट। हाँ, घर में, मकान में, शहर में लोग लगवा सकते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं है। व्यापार जगत पर कोई फायदा नहीं है। व्यापारियों को जिस तरह दिल्ली में, पंजाब में, अन्य राज्यों में फ्री बिजली दिया जा रहा है 200 यूनिट तक, और 200 यूनिट के बाद पैसा लिया जा रहा है, तो यहाँ इनको देने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात है कि ये घर बैठे रीडिंग करते हैं। आप यहाँ आकर के 1 किलोवाट को 2 किलोवाट अपने आप कर देते हैं। 400 जिसका यूनिट 400 यूनिट तक वो देखते हैं, तो 100 यूनिट तक तो एक रेट है, 200 यूनिट तक दूसरा रेट है, 400 यूनिट जिसके पास एसी है उसका दूसरा रेट है। यानी 1 किलोवाट को 2 किलो कर देते हैं। आपका अगर 1000 बिल आता है तो वो हो जाता है 3000, 2500, 2800। अभी पिछले महीने की मैं बात बता रहा हूँ, अरे पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ कि मेरा 2700 का बिल 6000 रुपया हो गया। मैंने जाकर जेई को कंप्लेन किया, ऊपर कंप्लेन किया, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी मैंने डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक तरीके से लोगों को भ्रमाने का कोशिश है। आप कम से कम यूनिट का पैसा रखो जिससे हर आदमी, गरीब आदमी भी दे सके, हम आप भी दे सके, सारे लोग दे सके पैसा। अगर आप 2 रुपया 3 रुपया अगर यूनिट रखते हो, किसी का अगर 200 यूनिट उठा तो जाकर 700 रुपया तुरंत जमा कर देगा। आप नहीं करते, आप करते बिजली चोरी होती है। दूसरी तरफ आप 7 रुपया रेट रखते हो। घरेलू बिजली 7 रुपया प्रति यूनिट पड़ रहा है, क्योंकि 60 वाट 70 वाट
80 वाट 100 वाट के अंदर अगर आपका उठता है तो आप बिल अपना देखिए 800-900 का बिल हो जाता है, तो 7 रुपए से ज्यादा पड़ता है। उसके बाद अगर वो 1 महीना रीडिंग नहीं करते हैं, 2 महीने का बिल भेजते हैं, तो वो जो आपका 80 यूनिट है वो आपका 160 यूनिट हो गया। तो 100 यूनिट के बाद रेट बढ़ जाता है। जब 160 यूनिट हो जाता है तो आपको ज्यादा पैसा फिर देना पड़ता है। आप हर महीने क्यों नहीं देते भाई बिल? हर महीने बिल भेजो, हमारा 70 यूनिट 50 यूनिट 60 यूनिट होगा तो हम उसके अंदर में रहेंगे ना, तो पैसा जमा करेंगे। आप जानबूझ के रीडिंग नहीं करते, जानबूझ के बिल नहीं भेजते और 2 महीने बाद बिल भेजते हो तो उस पर ब्याज लग के चक्रवृद्धि, अब व्यापारी परेशान हो रहा है, घरेलू लोग परेशान हो रही है, महिलाएं परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। आम आदमी आज के रूप में क्या जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज। उसको रहने को मकान मिल जाए, खाने के लिए व्यापार रोटी मिल जाए और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए तो गरीब परिवार संतुष्ट हो जाता है। मगर ऐसा है नहीं। देश के 80% गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और 20% आदमी अमीर जो है वो और भी अमीर हो जा रहा है। ये आप लोग रात दिन घूमते हैं, आप लोगों को रात दिन देखते हैं, आप लोग स्पष्ट रूप से देखते होंगे कि अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है। सन 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, बहुत समय भी नहीं बचा है और राहुल गांधी स्वयं पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने पार्टी का जो मोटो है उनका, उन सब चीजों को लेकर के भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी कुछ समय पहले चंदौली और वाराणसी में भी आप आए थे। आपको क्या लगता है इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? और सीधी सी बात यह है, ये चुनाव को लेकर मैं बात कर रहा हूं, ये न्याय यात्रा से क्या जो भीड़ दिख रही है उस भीड़ को वोटों में बदल पाएंगे? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, इसमें लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही है। आपने देखा जब चंदौली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया तो गोलगड्डा से 8 बजे राहुल गांधी का यात्रा शुरू हुआ। हजारों हजार की संख्या में भीड़ थी। काशी विश्वनाथ उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद यहाँ से वो भदोई गए, भदोई से प्रतापगढ़ गए, प्रतापगढ़ से कानपुर गए। जहां वो जा रहे लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही है और ये भीड़ इसलिए चल रही है, उसमें युवा मुसलमान सारे लोग इसलिए चल रहे हैं कि उनको एक आस राहुल गांधी की ओर से दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी आते हैं या कांग्रेस पार्टी आती है या कांग्रेस गठबंधन के लोग आते हैं, सरकार बदलती है तो युवाओं के हौसले को एक पंख लगेगा। क्योंकि राहुल जी कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और किसानों के एमएसपी पर अभी उन्होंने परसों कहा है कि अगर हम आ गए तो हम एमएसपी को देखेंगे और इसको करेंगे। तो एक भरोसा लोगों पर है। पिछले बार आपने देखा राहुल गांधी की यात्रा जब चली तो 4 राज्यों की स्थिति यह थी कि भीड़ इस कदर उनके साथ चल रही थी, मगर ईवीएम के सेटिंग ने कांग्रेस के नेता के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि ईवीएम सेट था। बड़े 4 राज्य जहां छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी, ये इसमें कांग्रेस की लहर चल रही, तीनों कांग्रेस हार गई। उसका सीधा सा रीजन था कि ईवीएम सेट था। और थोड़ा छोटा सा तेलंगाना को उन्होंने जो इसलिए दे दिया कि आप ये न कह पाए कि ईवीएम गलत है। अगर ईवीएम गलत है तो आपने तेलंगाना कैसे जीत लिया? तो ये एक सोची समझी रणनीति के तय किया गया कि तेलंगाना दिया गया और बड़े राज्य को ले लिया गया। इसी तरह बंबई में हो रहा है और यही इनका मंशा इस बार भी कह रहे हो 400 के पार। कैसे कह रहे हो भाई? आप ज्योतिषी हो, आप किस वजह से कह रहे हो कि 400 के पार? इसका मतलब कि आपके दिमाग में ही नहीं, आपकी सेटिंग सेट हो गई है कि हमारा ईवीएम 400 तक पहुंचाएगा हमें। आप कश्मीर में परसों प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, गए थे, उन्होंने कहा मैंने धारा 370 हटा दिया, जबकि धारा 370 नहीं हटा है। इस बात का लिखित प्रमाण आपके पास अगर नहीं होगा तो आप मुझसे कहिएगा, मैं दूंगा। 370 भी नहीं हटा, 376 भी नहीं हटा, उसमें संशोधन जरूर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि 370 मैंने हटा दिया, आप लोग 370 सीट दे दीजिए मुझे। आपको ये विश्वास है कि हम 400 के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईवीएम आपने सेट कर लिया है। आप अगर अपने कार्य पर आपको भरोसा है, मंदिर पर भरोसा है, आपने काम किया है, आपको अपने काम पर विश्वास है, तो आप बैलेट पर चुनाव करा के देख लो। आप तो जीत रहे हो, आप तो काम किए हो, तो आपको क्या डर है? किस बात का डर है?
आप क्यों ईवीएम से चुनाव करा रहे हो? आप बैलेट से चुनाव करा के जीतो, अब देश की जनता आपका स्वागत करेगी, मैं भी आपका स्वागत करूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री मोदी जी का गाना गाऊंगा, हर हर महादेव कहूंगा। तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि आपने जो काम किया उस पर आप जीते हैं। अभी आप ईवीएम की बात कर रहे थे। पूर्व में चुनाव निश्चित है कि जो तकनीक थी तो बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स से होती थी, लेकिन इसको कैसे सिद्ध किया जाए, प्रूव किया जाए कि ईवीएम से ज्यादा ये बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में धांधली हो सकती है? क्या ये सिद्ध किया जा सकता है कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स में धांधली नहीं हो सकती है? सवाल ये है। सही क्या है गलत क्या है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स में धांधली नहीं हो सकती है? इसके कई प्रमाण हैं। अभी आप पंजाब के कुछ चुनाव देख लीजिए तो क्या कहेंगे? पंजाब के चुनाव की बात आपने किया है, उसमें देखा कि उनके प्रोटेक्शन अफसर जो थे भारतीय जनता पार्टी के थे, पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और आठ बैलेट पेपर को उन्होंने खराब कर दिया, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से डांट फटकार करके उनको कहा कि आपने गलत किया है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो वो तो स्पष्ट सामने दिखाई पड़ गया। कोर्ट ने कर दिया, कोर्ट ने बहाल दिया आप पार्टी के और कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर बना दिया। तो इस तरह की गलत कामें भाजपा करती है। और जहां तक ईवीएम की बात है, आपको मान्यवर में बताना चाहता हूं कितने देशों में ईवीएम बंद है। ईवीएम में चुनाव नहीं कराते हैं क्योंकि उनका पूर्ण रूप से विश्वास है कि ईवीएम से चुनाव होने पर गलत होगा। जहां तक बैलेट पेपर की बात है, हमें ये नहीं इनकार नहीं करता कि बैलेट पेपर में गलत नहीं हो सकता या बैलेट पेपर खराब नहीं हो सकता, मगर उसकी संभावना 10% है और ईवीएम पे गड़बड़ करने की संभावना 90% है। धन्यवाद। बस इतना तो आप तो अभी आपकी मुलाकात करा रहे थे सतीश कसेरा जी से, जो कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री व्यापार प्रकोष्ठ के हैं, व्यापारी नेता हैं। आपने उनके अपने विचार सुने। पार्टी की ओर से निश्चित है कि जो जिस पार्टी में होता है उस पार्टी से निश्चित जो है कहीं न कहीं वो बंधा भी होता है, कुछ पार्टी के विचार को भी लेके चलता है। तो फिर किसी नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक तिरंगा एसी न्यूज की ओर से विशाल चौरसिया का नमस्कार। जय हिंद, जय तिरंगा।